आसमान में जो तारे दिखते हैं वो सिर्फ रात की खूबसूरती नहीं बढ़ाते, बल्कि वो एक बहुत पुरानी कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो ये बताती है कि कैसे ग्रहों की हर एक चाल हमारी जिंदगी में एक नया मोड़ ला सकती है। आज हम इसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, जिसे ज्योतिष में कहते हैं गोचर फल। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये ब्रह्मांड की घड़ी हमारे लिए क्या संकेत दे रही है। अच्छा, इस पूरे ब्रह्मांडीय नक्शे को समझने के लिए ना दो चीजें जानना बहुत जरूरी हैं। पहली है गोचर, मतलब ग्रहों का एक राशि से दूसरी राशि में लगातार चलते रहना। और दूसरी चीज है भाव। समझिए, ये वो 12 घर हैं जिनमें हमारी जिंदगी की पूरी कहानी लिखी है। हमारा करियर, सेहत, हमारे रिश्ते, सब कुछ। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो हमारा ये सफर शुरू कहाँ से होगा? सबसे पहले बात करेंगे आकाश के राजा और रानी यानी सूर्य और चंद्रमा की। फिर हम मिलेंगे मंगल की ऊर्जा और बुध की तेज बुद्धि से। इसके बाद हम बृहस्पति और शुक्र की कृपा को जानेंगे, शनि की मुश्किल परीक्षाओं से गुजरेंगे और आखिर में राहु केतु के जो रहस्यमयी साए हैं उनकी पहेली को भी सुलझाएंगे। देखिए, जैसे कोई भी कहानी उसके मेन कैरेक्टर्स से शुरू होती है ना? ठीक वैसे ही ज्योतिष की कहानी भी सूर्य और चंद्रमा से ही शुरू होती है। ये सिर्फ ग्रह नहीं है, बल्कि इन्हें राजसी प्रकाशक माना गया है, जो हमारी चेतना और हमारी भावनाओं पर सीधा असर डालते हैं। और हाँ, हम जो भी बात कर रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है। ये हजारों साल पुराने ज्ञान पर आधारित है। अभी जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये उसी प्राचीन ग्रंथ का एक पन्ना है। इससे पता चलता है कि उस जमाने में सूर्य के असर को कैसे समझा जाता था। तो ये सिर्फ ज्योतिष नहीं है, बल्कि इतिहास का एक पन्ना है जो हमें सीधे उस ज्ञान के सोर्स से जोड़ता है। तो सवाल ये है कि सूर्य की ऊर्जा काम कैसे करती है। जरा सोचिए, जब सूर्य पहले भाव में आता है, जो कि स्वयं का घर है, तो उसकी तेज गर्मी थोड़ी बेचैनी बढ़ा सकती है। लेकिन वही सूर्य जब 10वें भाव में यानी हमारे कर्म के घर में चमकता है, तो वही हमें राजा बना सकता है, मतलब सफलता और सम्मान दोनों दिलाकर। है ना एक ही ऊर्जा के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरे। अगर सूर्य को साल का मौसम माने तो चंद्रमा हमारे दिन का मूड तय करता है। ये बहुत तेजी से चलता है और हमारे मन पर इसका असर भी उतनी ही तेजी से होता है। जैसे पहले भाव में हो तो मन को शांत करके खुशी दे सकता है, लेकिन वहीं अगर 8वें भाव में आ जाए तो डर और कंफ्यूजन के बादल भी ला सकता है। ये बिल्कुल हमारे अंदर के समंदर का ज्वार भाटा है। ठीक है, तो सूर्य और चंद्रमा ने हमारी पहचान तो बना दी, लेकिन उस पहचान को दुनिया के सामने लाता कौन है? वो है मंगल और बुध। मंगल है हमारी ताकत और बुध है हमारी बुद्धि। तो चलिए अब देखते हैं कि ये दोनों मिलकर हमारे एक्शन को कैसे दिशा देते हैं। मंगल, जैसा कि कहते हैं, एक दोधारी तलवार है और ये बात यहां साफ दिखती है। एक तरफ देखिए, जब मंगल तीसरे भाव में होता है तो ये हर तरफ से जीत, हिम्मत और पैसा दिला रहा है, दोस्तों से भी मदद मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जब यही मंगल 8वें भाव में आता है तो दुर्घटना, भाइयों से झगड़े, नुकसान और आग का डर, ये मंगल का वो विनाशकारी रूप है। अब बात करते हैं बुध की, जो है ग्रहों का मैसेंजर। इसका काम है चीजों को जोड़ना, चाहे वो लोग हो, आइडियाज हो या फिर पैसा। इसीलिए जब ये दूसरे घर यानी धन के घर में या 10वें घर यानी करियर के घर में होता है तो ये बातचीत से ही सफलता दिला देता है। मतलब कोई अच्छी डील हो गई या प्रमोशन मिल गया। सीधी सी बात है, बुध हमारी बुद्धि को दौलत में बदलने की ताकत रखता है। अच्छा, हर कहानी में कुछ ऐसे किरदार होते हैं ना जो हमेशा मदद करते हैं। ज्योतिष में वो किरदार हैं बृहस्पति और शुक्र। इन्हें महान शुभ ग्रह यानी ग्रेट बेनिफिक्स कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जहां भी जाते हैं अपने साथ मौके और खुशियां लेकर आते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी में अपनी कृपा कैसे बरसाते हैं। कभी कभी ना सिर्फ एक लाइन ही पूरी कहानी बयां कर देती है। जैसे ये देखिए, पुराने ग्रंथ में बृहस्पति के 11वें भाव के गोचर के बारे में क्या लिखा है? बस एक लाइन, धन लाभ एवं प्रतिष्ठा की वृद्धि। इसमें कोई अगर या मगर नहीं है, कोई शर्त नहीं। ये बृहस्पति की सीधी सीधी कृपा है। मतलब
ज्ञान से समृद्धि आती है और समृद्धि से सम्मान मिलता है। तो सवाल यह है कि ये शुभ ग्रह सबसे ज्यादा असर कहाँ दिखाते हैं? देखिए, बृहस्पति जो ज्ञान का ग्रह है वो प्रमोशन और सम्मान दिलाता है। ये वो फायदे हैं जो मेहनत और ज्ञान से मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर शुक्र जो सुख का ग्रह है वो आराम और खुशियां देता है। तो एक हमें ऊपर उठाता है और दूसरा हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाता है। और हाँ, जब ये दोनों 11वें भाव में हो तो समझिए जिंदगी में जश्न का माहौल है। चलिए अब उस ग्रह की बात करते हैं जिसका नाम सुनते ही लोग थोड़ा डर जाते हैं, शनि। इन्हें एक बहुत ही सख्त टीचर के रूप में जाना जाता है, लेकिन हर सख्त टीचर की तरह शनि भी हमें जिंदगी के सबसे जरूरी और सबसे पक्के सबक सिखाता है। एक बात साफ समझनी चाहिए कि शनि का असर हमेशा नेगेटिव नहीं होता। ज्योतिष में इसे कर्म शिक्षक माना जाता है। मतलब इसकी दी हुई चुनौतियां और मुश्किलें असल में हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। ये हमारे कर्मों का हिसाब किताब बराबर करता है, जिससे आखिर में हमारा ही विकास होता है। शनि को आप कर्म का एक तराजू समझ सकते हैं। इसके एक पड़ले में है पहला, चौथा और 8वां भाव। जब शनि यहाँ होता है तो ये हमारे पुराने कर्मों का हिसाब लेता है और रास्ते में मुश्किलें खड़ी करता है। लेकिन अब दूसरे पड़ले को देखिए, यहाँ है तीसरा, छठा और 11वां भाव। इन भावों में शनि हमारी मेहनत और हमारे अनुशासन का इनाम भी देता है। दुश्मनों पर जीत, पैसा, सफलता, सब कुछ। तो यह साफ है कि शनि सिर्फ सजा नहीं देता, वो न्याय भी करता है। और अब हम आ पहुंचे हैं ज्योतिष के शायद सबसे बड़े रहस्य पर, राहु और केतु। मजे की बात यह है कि ये असल में कोई ग्रह हैं ही नहीं, ये तो सिर्फ मैथ्स के 2 पॉइंट्स हैं। लेकिन इन छाया ग्रहों का असर किसी भी असली ग्रह से कम नहीं होता। राहु और केतु के बारे में सबसे अजीब और अनोखी बात पता है क्या है? ये कि इनका अपना कोई नेचर ही नहीं है। ये एक खाली बर्तन की तरह हैं। ये जिस राशि में होते हैं उस राशि के स्वामी ग्रह की तरह बर्ताव करने लगते हैं। आप कह सकते हैं कि ये ज्योतिष के सबसे बड़े एक्टर्स हैं जो किसी भी ग्रह का रोल निभा सकते हैं। ये नियम इतना अलग है कि इसे सीधे सोर्स से ही देखना बेहतर है। ये जो टेबल अभी दिख रही है ये उसी मूल ग्रंथ से ली गई है और ये एक तरह का डिकोडर है। ये हमें ये बताती है कि जन्म के समय किसी का राहु जिस राशि में था, गोचर के दौरान वो किस ग्रह की तरह काम करेगा। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत ही पावरफुल नियम है। इस टेबल को एक फिल्म की कास्टिंग लिस्ट की तरह समझिए। मिसाल के तौर पर अगर किसी के जन्म के वक्त राहु मेष राशि में था, जो मंगल की राशि है, तो गोचर में राहु मंगल का रोल प्ले करेगा। या तो जबरदस्त एनर्जी देगा या फिर गुस्सा। इसी तरह अगर राहु सिंह राशि यानी सूर्य की राशि में था, तो वो सूर्य की तरह बर्ताव करेगा, यानी मान सम्मान दिलाएगा या फिर अहंकार बढ़ा देगा। तो ये सिर्फ परछाई नहीं है, ये ब्रह्मांड के आईने हैं। तो इस पूरी चर्चा के बाद क्या कोई पैटर्न नजर आया? हमने बार बार एक चीज देखी कि कुछ घर हैं जैसे तीसरा, छठा और 11वां, जहां लगभग हर ग्रह अच्छे नतीजे देता है। वहीं 8वें घर में अक्सर मुश्किलें ही मिलती हैं। ऐसा क्यों होता है? शायद ये इस बात का इशारा है कि जिंदगी के कुछ हिस्से स्वाभाविक तौर पर आगे बढ़ने के लिए बने हैं और कुछ खुद के अंदर झांकने और मंथन करने के लिए। तो आखिर इस पूरी ब्रह्मांडीय घड़ी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात, बदलाव ही जिंदगी का नियम है। दूसरी, जिंदगी के हर हिस्से की अपनी अहमियत है। तीसरी बात, कोई भी एनर्जी अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वो कहाँ और कैसे इस्तेमाल हो रही है। और हाँ, सबसे बड़ी सीख ये है कि मुश्किलें जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि हमारे विकास की शुरुआत होती हैं। और आखिर में एक सवाल जो हजारों सालों से पूछा जा रहा है, अगर ये पूरा ब्रह्मांड एक तय साइकिल में एक तय नियम से चलता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा भाग्य भी पहले से लिखा हुआ है? या फिर ज्योतिष हमें सिर्फ एक तरह का नक्शा देता है जो हमें बस ये बताता है कि आगे तूफान कब आएगा और धूप कब खिलेगी?
ताकि हम अपनी जिंदगी की नाव को सही दिशा दे सकें? इस सवाल का जवाब शायद कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है।